हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर का जो अगला टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। कल का जो अपना वीडियो था वो बाजरे का मृदु रोमिलासिता या हरित बाली रोग पर था। अगला जो रोग है वो है बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। अर्गट या चेपा रोग, ये जो अर्गट होता है, ये जो शाब्दिक अर्थ इसका जो होता है वो वास्तव में स्क्लेरोसियम से लिया गया है। किससे? स्क्लेरोसियम। अर्गट वर्ड जो है वास्तव में इसका जो शाब्दिक या सामान्य अर्थ जो है वो स्क्लेरोसियम से लिया गया है। स्क्लेरोसियम क्या होता है? स्क्लेरोसियम कवक द्वारा पौधों पर जो काले या भूरे रंग की कठोर संरचना होती है, कवक द्वारा या कवक से काले भूरे रंग की, काले या भूरे रंग की जो कठोर संरचना जो होती है, उस संरचना को ही स्क्लेरोसियम कहते हैं। काले या भूरे रंग की कठोर कवकीय संरचना जो बनती है उसे ही स्क्लेरोसियम कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरोसियम को अर्गट वर्ड क्यों दिया, उसके पीछे भी एक कारण है। स्क्लेरोसियम ही कह सकते थे, लेकिन इसे अर्गट क्यों कहा, इसके पीछे एक कारण है। क्या कि जो कवक जो होता है, कवक है एक क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो कवक होता है, इस कवक से एक एल्केलॉइड का निर्माण होता है, एल्केलॉइड, और उस एल्केलॉइड का नाम है अर्गोटीन, या इसे अर्गोटॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लेविसेप्स जो कवक होता है, उस कवक से एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है। उस एल्केलॉइड को अर्गोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन। अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि अर्गट क्यों कहा होगा। ठीक है, अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन एक एल्केलॉइड है जो प्राप्त होता है क्लेविसेप्स कवक से। ठीक है, और ये जो एल्केलॉइड है अगर गलती से मानव शरीर या पशुओं के शरीर में अगर चला जाता है भोजन के साथ, तो यह एक रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। उस रोग को अर्गोटिज्म कहते हैं। उस रोग को क्या कहते हैं? अर्गोटिज्म रोग कहते हैं। ठीक है, तो अर्गट शब्द लेने के पीछे ये कारण है। एल्केलॉइड, ये जो कवक होता है क्लेविसेप्स, इस क्लेविसेप्स से अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त करते हैं, और इस एल्केलॉइड के हमारे शरीर में या पशुओं के शरीर में जाने से अर्गोटिज्म रोग होता है। ठीक है, ये जो रोग होता है, इस रोग में पेट दर्द, इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं? पेट दर्द होगा, उल्टी, वॉमिटिंग या दस्त या सिर चकराना, ऐसे लक्षण इससे मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं अर्गोटिज्म से। ठीक है, तो ये अर्गट्स जो वर्ड है, ये जो अर्गट वर्ड है इस तरह इसलिए लिया गया है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि बाजरे का जो अर्गट रोग है वो क्लेविसेप्स से लिया गया है वास्तव में, जिसमें अर्गट नामक, अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन नामक एल्केलॉइड होता है। अर्गोटिज्म रोग होता है इससे, इसीलिए इसके लिए जो रोग के लिए जो नाम लिया गया वो अर्गट लिया गया। वास्तव में ये जो है एक तरह का स्क्लेरोसियम होता है, यानी कि पादप के भागों पर कवकीय वृद्धियाँ, कैसी? काले भूरे रंग की ठोस संरचनाएं, कठोर संरचना बनती है, छोटे छोटे दाने जैसी, उन्हें ही स्क्लेरोसियम कहते हैं, और उनके लिए अर्गट शब्द यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए बाजरे का ये जो रोग है इसका नाम क्या है? अर्गट रोग। बाजरे का अर्गट रोग। बात करते हैं नेक्स्ट इसके रोगजनक की। रोगजनक
रोगजनक को इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन। तो इसका जो रोगजनक है वो यही है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। रोगजनक का नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। फ्यूजीफॉर्मिस याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। बाजरे का अर्गट या चेपा रोग क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस किससे होता है? क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस से होता है बाजरे का अर्गट रोग। बाजरे का अर्गट रोग या बाजरे का चेपा रोग, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? कवक है। ये क्लेविसेप्स क्या है? एक कवक है, कवक है। ठीक है, ये जो रोग होता है, ये जो कवक जो होता है, यह कवक मृदा जनित होता है, यानी कि मिट्टी द्वारा ये फैलता है। मिट्टी से ये फैलता है, पेड़ पौधों में, बाजरे में मृदा जनित होता है। लेकिन ये कई साथ के साथ ये बीज द्वारा भी फैल सकता है, तो ये बीज जनित भी होता है, लेकिन पूर्णतः बीज जनित नहीं होता। अगर किसी बाजरे पर इस रोग के लक्षण है और उस बाजरे पर इसके बीज के जो बीज पर स्क्लेरोसियम अगर लग गए हैं, तो वो स्क्लेरोसियम आगे अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। यानी कि कुछ बीज जनित भी है और मृदा जनित तो ये है ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। हमने इसके सामान्य बात की कि इसे अर्गट क्यों कहा। ठीक है, अर्गोटॉक्सिन या अर्गोटीन एल्केलॉइड की वजह से, और अर्गोटिज्म होता है इसकी वजह से। रोग जनक क्या है बाजरे के अर्गट रोग का? वो है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, जो मृदा जनित होता है, मिट्टी से फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लक्षणों की। इसके जो लक्षण होते हैं अर्गट रोग के, वो लक्षण केवल इसके बाली या पुष्प क्रम में दिखाई देते हैं। इसके लक्षण केवल और केवल कहाँ दिखाई देते हैं? इसके पुष्प क्रम पर नजर आते हैं, या यूं कहें इसकी बाली पर नजर आते हैं। बाजरे की जो बाली या बाजरे का जो पुष्प क्रम है उस पर नजर आते हैं। ठीक है, और अब इसके पत्तियों पर, तने पर या जड़ों में इसके कोई किसी तरह के लक्षण नहीं होते हैं। इसके जो लक्षण है वो भी दो अवस्थाओं में नजर आते हैं, दो अवस्था प्रकट करते हैं। ठीक है, पहली जो इसकी अवस्था है वो है मधु बिंदु, मधु बिंदु अवस्था, या इंग्लिश में इसे हनी ड्यू, हनी ड्यू स्टेज। और इसकी जो दूसरी अवस्था होती है वो स्क्लेरोसियल अवस्था, या हिंदी में स्क्लेरोसिया, स्क्लेरोसियल स्टेज, स्क्लेरोसियल अवस्था, स्क्लेरोसिया अवस्था। इस तरह दो अवस्थाओं में इसके लक्षण नजर आते हैं। पहली अवस्था मधुबिंदु हनी ड्यू अवस्था, और दूसरी स्क्लेरोसियल स्टेज या स्क्लेरोसिया अवस्था। मधुबिंदु अवस्था और स्क्लेरोसिया अवस्था। बात करें मधुबिंदु अवस्था के लक्षण कैसे क्या होते हैं, कैसे आप पहचानोगे? तो बाजरे की जो बाली होती है उस बाली में जगह जगह मधु समान या शहद के समान, शहद के जैसे रंग की, शहद समान छोटी छोटी बूंदें नजर आती है। शहद की जैसी उसी रंग की लगभग छोटी छोटी बूंदें, बूंदें भी कैसी? द्रव जैसी, द्रव्य बूंदें। ठीक है, और ये जो बूंदें होती हैं इन्हीं बूंदों को हनी ड्यू कहते हैं, हनी ड्यू कहते हैं। ठीक है, तो बाजरे की जो बाली होगी उस बाली पर शहद के समान, शहद जो जैसा होता है उसके रंग जैसी छोटी छोटी द्रव्य बूंदें नजर आएंगी, और इन बूंदों को ही हनी ड्यू कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा
हनी ड्यू स्टेज, हनी ड्यू अवस्था इसका नाम पड़ा। ठीक है, यही हनी ड्यू जो है बाद में, थोड़े समय बाद में, 1-2 दिन में जो है भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ, भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ में बदल जाएगी, चिपचिपे पदार्थ में बदल जाएगी, पदार्थ में बदल जाएगी, चिपचिपे पदार्थ में बदल जाएगी। ठीक है, तो हनी ड्यू जो बूंद, कैसी, शहद की बूंद जैसी द्रव्य बूंदें थी, वो बाद में गहरे भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ में बदल जाएगी। इसीलिए इस रोग का जो दूसरा नाम पड़ा वो इसीलिए पड़ा है, इसीलिए इसे क्या कहा, चेपा रोग कहा, चेपा रोग कहा। तो अर्गट रोग को चेपा रोग भी कहा। क्यों कहा, क्योंकि बाजरे की जो बाली होगी उस बाली पर भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ नजर आएंगे। ठीक है, इसलिए इसे चेपा रोग नाम दिया गया। पहली अवस्था इसकी है मधु बिंदु अवस्था, इस रूप में दिखेगी। इसके बाद में इस मधु बिंदु अवस्था के 10 दिन बाद जो है वो अगली अवस्था शुरू हो जाती है, वो है स्क्लेरोसिया अवस्था। कौन सी अवस्था, स्क्लेरोसी अवस्था। इसमें क्या होगा, अब ये जो द्रव की जो भूरे रंग की जो ये बूंदें थी, चिपचिपी जो बूंदें थी, यहाँ कवक जो है और अधिक वृद्धि करेगा और स्क्लेरोसियम का निर्माण प्रारंभ कर देगा। इसमें क्या होगा, बाली जो होगी उसमें, बाली पर या बाली में बाजरे के दानों के स्थान पर, यानी कि यहाँ बाजरे के दाने तो बनेंगे नहीं और उनके स्थान पर बनने क्या लग जाएंगे, स्क्लेरोसियम बनने लग जाएंगे, स्क्लेरोसियम बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बाजरा तो लगा ही नहीं और बाजरे के स्थान पे क्या बनने लगे, स्क्लेरोसियम बनने। अभी हमने शुरू में देखा स्क्लेरोसियम होते क्या है, कवक के जो कठोर काले भूरे रंग के जो पदार्थ बने हैं, दानेदार संरचनाएं बनी हैं, उसे ही स्क्लेरोसियम कहते हैं। तो बाजरे में बाली जो है, उस बाली में बाजरा तो लगा नहीं और उसके स्थान पर स्क्लेरोसियम का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और स्क्लेरोसियम बन रहे हैं। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा, स्क्लेरोसिया अवस्था कहा। ठीक है, तो बाली की जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय तो जब बाली लगना ही शुरू हुई है तब तो वहाँ हनी ड्यू स्टेज रहेगी। ठीक है, उसके 10 दिन बाद में ये स्क्लेरोसियल अवस्था में, स्क्लेरोसिया अवस्था में बदल जाएंगे, जिसमें स्क्लेरोसियम नजर आएंगे बाजरे के दानों के स्थान पे। ठीक है, तो इस तरह आप बाजरे में अर्गट रोग या चेपा रोग के पहचान कर सकते हो कि हाँ, हमारा जो ये जो बाजरे का पौधा है उसमें ये रोग लगा हुआ है, अर्गट या चेपा रोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रबंधन की, कि आखिर ये जब रोग अगर हमारे खेत में नज़र आने लगे तो हम इस रोग से हमारी फसल को कैसे बचाएं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम इस रोग से बच सकते हैं, इस रोग से हमारी फसल को बचा सकते हैं। देखो, जब भी हम प्रबंधन पढ़ते हैं, प्रबंधन जो होता है वो हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं, 3 तरीके से हम प्रबंधन करते हैं फसल का। पहला जो है वो है शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन में हम कुछ कल्चरल एक्टिविटी शस्य गतिविधियों द्वारा उस रोग से बच सकते हैं। देखो यहाँ क्या क्या हमें काम करना है। पहली चीज़, चूँकि हमने देखा कि ये जो रोग है बीज और मिट्टी द्वारा फैल रहा है, तो सबसे पहले तो हम स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग करेंगे। स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे, ताकि हमें, चूँकि बीजों द्वारा ही फैलता है, तो बीज ही अगर हम स्वस्थ लेंगे, अच्छे लेंगे, प्रमाणित लेंगे, जो इस रोग से ग्रसित न हो ऐसे बीज लेंगे, तो हमें वैसे ही इस रोग से निजात मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जब ये मिट्टी द्वारा फैल रहा है तो मिट्टी में हम एक्टिविटीज़ करेंगे। उसके लिए क्या करें कि हम गर्मियों के दिनों में
गहरी जुताई करेंगे। खेतों की जब गहरी जुताई करेंगे गर्मियों में, तो खेत के अंदर जो उसके स्क्लेरोसिया है वो ऊपर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और धूप द्वारा वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खेत में जो पौधों के अवशेष हैं, पौधों के अवशेष, उन्हें अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देंगे, जलाकर नष्ट कर देंगे। पौधों के अवशेष कभी भी खेत में नहीं होने चाहिए। उन सभी अवशेषों को इकट्ठा करके खेत के बाहर किसी कोने में उन्हें जलाकर नष्ट कर सकते हैं या किसी गहरे गड्ढे में उन्हें गाड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि फसल खड़ी है और खड़ी फसल में आपको इस रोग से ग्रसित बालियां नज़र आ रही हैं, तो ऐसी बालियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ मैं ये कहूँ ग्रसित बालियों को, ग्रसित किससे? रोग से। रोग ग्रसित बालियों को नष्ट कर देना चाहिए, तोड़कर उन्हें जला दें या किसी गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। तो रोगग्रस्त बालियों को भी यहाँ नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा जब हम बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय एक कार्य और किया जा सकता है इस रोग से बचने के लिए। बुआई के समय जिस बीज को आप बो रहे हैं, उन बीजों को सबसे पहले 20% नमक के घोल में, घोल कौन सा है? नमक का। और नमक कितनी मात्रा में लेना है? 20%। यानी कि अगर हम 100 ml जल ले रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम नमक जो है वो घोला जाएगा। तो 20% नमक का घोल तैयार करें और उस घोल में बाजरे जो बीज हम बोने वाले हैं उसे डाल दें। और हम जब बीज उसमें अच्छी तरीके से घोलेंगे तो स्क्लेरोसिया जो है वो ऊपर आ जाएंगे। उन्हें ऊपर वाले जो स्क्लेरोसिया इकट्ठे हुए हैं उन्हें बाहर डाल देंगे, और जो भारी बीज जो है जो नीचे बैठ गए हैं पानी में, उन्हें बाहर निकाल के साफ पानी से धोकर और उन्हें छांव में सुखाना है थोड़े 1-2 दिन, और उसके बाद में बुआई करनी है। तो उसके द्वारा भी जो है स्क्लेरोसिया की समस्या, स्क्लेरोसिया नष्ट हो जाएंगे तो इस रोग की समस्या भी नष्ट हो जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है कि आप बुआई से पहले बाजरे को 20% नमक के घोल में साफ कर लेंगे। ठीक है, तो 20% नमक के घोल में साफ करना है बीज को, यानी कि बाजरे को। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा जो प्रबंधन है वो देखते हैं, वो है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में हम कुछ रसायनों का प्रयोग करेंगे हमारी खड़ी फसल पर, जिससे कि हम इस रोग से बच सकें। इसके लिए हम कवकनाशियों का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करना है? कवकनाशियों का प्रयोग करना है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी फसल में जो है इस रोग के लक्षण हैं, तो कवकनाशियों का छिड़काव करके हम इस रोग से बच सकते हैं। कवकनाशियों में जैसे कार्बेंडाजिम 0.1% का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक कवकनाशी है। इसका प्रयोग करके हम जो है इस रोग से बच सकते हैं। इसका छिड़काव जो है वो पुष्पक्रम लगने से पहले और फिर इसके बाद में 2 बार और इसका छिड़काव करना है। और ये छिड़काव जो है 7 से 10 दिन के अंतराल में करना है। 7 से 10 दिन के अंतराल में करना है। ठीक है, तो रासायनिक जितने भी रसायन हैं, कवकनाशी है, उन कवकनाशियों का पुष्पक्रम लगने से पहले पहला छिड़काव करें, और उसके जब पुष्पक्रम लग रहा है उसके बाद में भी हर 10वें दिन या 7 से 10 दिन के अंतराल पे 2 बार और छिड़काव करेंगे, तो बाजरे का जो अर्गट रोग या चेपा रोग है उससे मुक्ति मिल जाएगी। कार्बेंडाजिम बहुत महत्वपूर्ण एक कवकनाशी है, इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा और जो महत्वपूर्ण इसमें जो प्रबंधन है वो है जैविक प्रबंधन, क्योंकि रासायनिक
रसायनों के प्रयोग से भूमि जो है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो रही है और इस रसायनों द्वारा हमारा जो जैविक तंत्र है उसको नुकसान होता है। मनुष्य के लिए भी ये हानिकारक होती है, जहर होती है। तो इसलिए हम जैविक कृषि की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जैविक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, जैविक तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं इन रोगों का। तीसरा है जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रबंधन तो ये है कि हम रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। कैसी किस्मों का? रोग प्रतिरोधी किस्में, यानी कि ऐसी किस्में जिनमें वास्तव में ऐसा रोग लगता ही नहीं, वो पहले से ही स्वयं में अपने आप में रोग प्रतिरोधी होती है। किस्में कौन कौन सी है? बाजरे की जो अर्गट रोग से रोग प्रतिरोधी है, पूसा 23, इसके अलावा WCC 75, इसके अलावा ICMH 88,088। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधी किस्में, 3 महत्वपूर्ण रोग प्रतिरोधी किस्में आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूसा 23, WCC 75 और ICMH 88,088 बहुत महत्वपूर्ण रोग प्रतिरोधी किस्में हैं जो जैविक प्रबंधन में आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक फ्यूजेरियम शंभुनिसम जो एक कवक है, फ्यूजेरियम शंभुनिकम, ये एक कवक है। इसके छिड़काव द्वारा भी इस रोग से बचा जा सकता है। क्योंकि जीव द्वारा इसका नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए ये एक जैविक नियंत्रण कारक है। ठीक है, तो फ्यूजेरियम शंभुनिकम कवक के छिड़काव द्वारा और रोग प्रतिरोधी किस्मों द्वारा हम इसका जैविक नियंत्रण कर सकते हैं इस रोग का। तो हमने बाजरे का प्रबंधन देखा, जिसमें हमने शस्य प्रबंधन, जिसमें हमें क्या क्या करना है, स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का उपयोग करना है, गर्मियों में गहरी जुताई करनी है, पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट करना है, रोगग्रस्त बालियां अगर हमें नज़र आती है तो उन्हें तोड़कर नष्ट कर देना है। बुआई के समय जो बीज हम ले रहे हैं उस बीज को 20% नमक के घोल से धोकर साफ करके सुखाकर और फिर बुआई करनी चाहिए। रासायनिक प्रबंधन में हम कार्बेंडाजिम एक महत्वपूर्ण कवकनाशी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं पुष्पक्रम लगने से पहले, और फिर 2 बार और छिड़काव करना है हर 10 दिन के अंतराल में। जैविक प्रबंधन में हम रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा 23, WCC 75, ICMH 88,088 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूजेरियम शंभुनिकम नामक एक कवक है, उसके प्रयोग द्वारा भी हम बाजरे का जो अर्गट या चेपा रोग है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आज हमने बाजरे का अर्गट या चेपा रोग पढ़ा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान को यूं ही बढ़ाते रहें। धन्यवाद।